सभी को बताने जा रहा हूँ। ये उस मनहूस रात की घटना है जब मैंने उस मनहूस रात की खौफनाक सच्चाई देखी थी। तो आइए जानते हैं इस घटना को और भी करीब से। ये गुजरात से जुड़ी हुई एक दास्तां है जिसे सुनकर अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है। उस मनहूस रात की एक एक छवि और छाया आज भी मेरे दिल को अंदर से डरा कर रख देती है। कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन जो मेरी जिंदगी के लिए काफी खौफनाक सिद्ध हुआ। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक मैकेनिक हूँ और आपको तो पता ही होगा कि एक मैकेनिक का क्या काम होता है। कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में कुछ ऐसा ही हुआ था एक रात। दरअसल वो ठंड की मनहूस रात जिसे पता नहीं आज क्या मंजूर था। उस दिन मैं रोज रोज की तरह आज भी अपनी दुकान का शटर बंद करके आराम से सो रहा था। लेकिन फिर पता नहीं किस इंसान को खुजली हुई थी कि उसने मेरी दुकान के शटर पर जोर जोर से अपना हाथ मारना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं इतने ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि एक बार जल्दी से मैं अपनी दुकान के शटर को खोलकर बाहर निकला। बाहर निकलकर देखा तो मैंने पाया कि फटे कपड़े पहने हुए एक आदमी दुकान के बाहर खड़ा था। वो आदमी ठंड के मारे कांप रहा था और जैसे मैंने उस आदमी को इस हालत में देखा तो मैं उसे अंदर बुलाते हुए बोला, क्या हुआ भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए लग रहे हो। तो उस आदमी ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, भाई साहब मेरे परिवारजन वहाँ फंसे हुए हैं, आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और उन्हें किसी तरह से जिंदा बचा लीजिए। उन दोनों मेरे पास मेरी एक गाड़ी थी जो मैंने कुछ दिनों पहले ही परचेज की थी। तो मैंने उस आदमी को कहा, वैसे कहाँ पर है आपके परिवार वाले, चलो हम जल्दी से उनके पास चलते हैं। उसके बाद वो आदमी भी मेरी गाड़ी में बैठ गया और हम तुरंत ही निकल पड़े। जैसे हम वहाँ से निकले तो पता नहीं लेकिन मुझे आज अजीब सी घबराहट हो रही थी। अगर मैं कभी भी कहीं भी देर रात जाता हूँ तो उससे पहले मैं भगवान खाटू श्याम बाबा के सामने अपने हाथ जोड़कर ज़रूर जाता हूँ। लेकिन आज मैंने वो भी नहीं किया और बिना खाटू श्याम बाबा के हाथ जोड़े वहाँ से निकल पड़ा। जैसे हम आगे वाली गली में पहुंचे तो वो आदमी मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताने लगा। तो मैं असमंजस में था कि उस आदमी ने जिस तरह से हमें रास्ता बताया था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके परिवारजन कहीं बहुत गहराइयों के अंदर फंसे हुए हैं। खैर मैंने उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस आदमी के बताए अनुसार अपनी गाड़ी को ड्राइव करने लगा। अब शायद मेरी गाड़ी भी मेरी दुकान से काफ़ी दूर आ चुकी थी। तब जाकर मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब आप ऐसी ठंड में पैदल यहाँ पर चल कर आए। तो उस आदमी ने कहा, हाँ साहब जी अभी तो रास्ता काफ़ी बचा हुआ है, आगे जाओगे तो पता चलेगा। फिर उस आदमी की बात सुनकर मैंने गाड़ी का अगला गियर डाल दिया कि अब तो यहाँ से वापस भी नहीं जा सकता। फिर मैं गाड़ी को स्पीड से आगे बढ़ाने लगा। थोड़ी दूर और आगे गया ही था कि तभी मुझे सामने की तरफ एक गहरी खाई नज़र आने लगी। जब मैंने गाड़ी को वहाँ पर ब्रेक लगाया तो उस आदमी ने कहा, भाई साहब आप जल्दी मेरे पीछे आइए। इतना सुनकर मैंने उस आदमी की तरफ देखा, तब तक वो फाटक खोलकर नीचे उतर चुका था। उसकी बात मानकर मैं भी अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और फिर मैं उस आदमी के पीछे पीछे वहाँ से थोड़ी दूर नज़र आने वाली घनी झाड़ियों के बीचों बीच पहुँच गया। तभी मैंने देखा कि वहाँ पर तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और जिस आदमी के पीछे पीछे मैं यहाँ तक पहुँचा था वो आदमी भी अब वहाँ से गायब हो चुका था। जिस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया था कि भला वो आदमी इतनी सी देर में कहाँ पर गायब हो गया। पहले तो मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे कोई भी कहीं भी नजर नहीं आया। तो मैं वापस से अपनी गाड़ी की तरफ पलटने लगा। जैसे मैं अपनी गाड़ी की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि उस घनी झाड़ियों के बाहर तो मुझे एक परिवार खड़ा हुआ नजर आ रहा था और उस परिवार के अंदर वो आदमी भी मौजूद था जो मुझे यहाँ तक लेकर आया था। डरावनी बात तो ये थी कि जो आदमी मुझे यहाँ तक लेकर आया था वो अब अपने परिवार के साथ तो था लेकिन उसकी गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई थी और उसका पूरा शरीर एकदम अकड़ा हुआ था। उस वक्त मेरा गला सूख गया था, ऊपर से ठंड भी इतनी ज़्यादा कड़क थी कि पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से कोई बहुत तेज गति से गुजर गया है, जिस वजह से मैंने एकदम से अपने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मेरे पीछे की तरफ एक लाल चुन्नी पड़ी हुई नजर आ रही थी और उस चुन्नी के ऊपर कुछ निशान बना हुआ था। धीरे धीरे मैंने अपना हाथ उस चुन्नी की तरफ बढ़ाया और उस चुन्नी को उठाने लगा। किसी तरह जब मैंने उस चुन्नी को उठाया तो मुझे ऐसा लगा जैसा मानो मैंने किसी बच्चे को उठा लिया हो। वो हल्की सी चुन्नी किसी भारी वस्तु की तरह महसूस हो रही थी। उसका वजन इतना ज़्यादा था कि मेरे कमर तक झुक गई थी। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके उसे ऊपर उठाया और फिर उसे वापस से फेंकने लगा।
लेकिन इससे पहले ही मेरे पैर डगमगाने लगे और मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा। मेरे नीचे गिरते ही मुझे अपने पेट में किसी लकड़ी के घुसने का आभास हुआ। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पेट में कोई कांटा या फिर कोई लकड़ी चुभ गई है और अब मेरा शर्ट खून की वजह से गीला होने लगा। इसलिए मैंने अपने आप को उठाया और फिर जब मैंने अपने पेट की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि मेरे पेट में कोई खरोंच तक नहीं आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी नाभि से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा सहम गया था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। फिर मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश भी की, लेकिन मेरा पूरा खून निकलता जा रहा था और मुझे मेरे जिस्म के अंदर और भी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ देर के अंदर ही मेरे शरीर का सारा खून बाहर निकल जाएगा और मैं सफ़ेद पड़ जाऊंगा। मैंने अपने मुंह से आवाज़ तक निकालने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त ना ही तो मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी और ना ही मैं किसी भी हालत में बोल पाने के लायक था। सब कुछ मेरे लिए असमंजस में पड़ गया था और फिर कुछ देर और बीत जाने के बाद भी मैं वहीं पर पड़ा रहा। अब ठंड के मारे मेरे हाथ भी जमने लगे थे। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मैंने भी अब आत्मसमर्पण सा कर दिया था। कुछ समय तक तो मैं उस जोरदार ठंड के अंदर यूं ही पड़ा रहा और अब तक तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। तभी कुछ जने वहाँ पर आए और उन्होंने मुझे चारों तरफ से उठा लिया। फिर वो मुझे उठाकर कहीं पर लेकर जाने लगे, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो है कौन और मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। साथ ही मुझे किसी के पायल की और हंसने की आवाज़ भी आ रही थी और इस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो मुझे जानबूझकर इन चीज़ों में फंसाना चाहता है। हंसने की आवाज़ किसी महिला की थी और पायल भी कोई महिला ही पहनती है और इसका मतलब तो यही था कि ज़रूर इन आवाज़ों के पीछे और इन सारे कांडों के बीच किसी महिला का हाथ है और कोई ऐसी महिला जो नॉर्मल नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी नॉर्मल महिला इस तरीके के काम नहीं करवा सकती। या तो ये कोई डायन है या फिर कोई और अनजानी शक्ति। मैं इसी सोच में पड़ा हुआ था। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उस वक्त मैं बेसुध था। हालांकि मुझे इस बात का ज्ञान था कि मैं इस हालत में हूँ, लेकिन मैं अपनी आँख खोलकर इन चीज़ों को नहीं देख पा रहा था। कुछ समय और बीत जाने के बाद वो लोग मुझे कहीं पर ले गए और वहाँ पर ले जाकर उन्होंने मुझे किसी चीज़ के ऊपर पटक दिया। जब मैंने अब की बार अपनी आंखें खोलते हुए देखा तो इस बार मैंने देखा कि मैं किसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और वहाँ पर एक प्लस का निशान भी बना हुआ था। अब तो मैं कंफर्म हो गया था कि यह कोई ब्लड डोनेशन शिविर है। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी आंख खोलते हुए अपने बाजू में देखा तो मैंने पाया कि एक महिला किसी दूसरे शख्स की बॉडी पर लगातार वार कर रही थी और उसका हमला किसी चाकू से था। जिस तरह से वो उस आदमी को मार रही थी तो उससे ऐसा लग रहा था कि कुछ देर के बाद ही ये आदमी दम तोड़ देगा और उसके शरीर के अंदर से वो चाकू खून से लथपथ होकर बाहर निकल रहा था। उस वक्त मैं समझ गया था कि आज मैं बुरी मौत मरने वाला हूँ। जिस आदमी को वो औरत मार रही है, कुछ ऐसी ही हालत मेरी भी होने वाली है। अब तक मुझे लगा कि मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला था, क्योंकि मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं यहाँ से टस से मस हो सकूं। फिर उन लोगों ने मेरी टेबल को हिलाना शुरू कर दिया। उस टेबल को कुछ इस कदर हिला रहे थे मानो अब वो उसे उठाकर फेंकने वाले हैं। फिर कोई आया जिसके कदमों की आवाज़ तो मेरे कानों में आ रही थी, लेकिन मैं उसे देख नहीं सका। उसने झट से मेरी टेबल को पकड़ा और उसे खींचने लगा। शायद मुझे किसी दूसरे रूम में शिफ्ट किया जा रहा था। शायद मेरी मौत का तमाशा किसी दूसरे कमरे में होने वाला था। मैं अपनी बंद आंखों के साथ बस इन चीज़ों को महसूस कर सकता था और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वो मेरी फैमिली को खुश रखे। अभी तक तो इन सब बातों ने मेरे दिमाग के अंदर डेरा डाल रखा था। फिर उसके बाद वो कमरा एकदम से बंद हो गया और उस कमरे के बंद होते ही मैं कोशिश करते हुए हिलने लगा। उसके बाद जैसे मैं हिलते हुए इधर उधर देख रहा था तो फिर अचानक ही मेरी नज़र उस बंद कमरे के अंदर पड़ी। तो मैंने देखा कि उस कमरे के चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि उस कमरे के अंदर मर्डर किया जाता है।
जब मैंने उस दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था और साथ ही इस कमरे के अंदर भी कोई मौजूद ही नहीं था। इस वक्त मेरे पूरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उठने लगा। मेरा पूरा शरीर कमज़ोर हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो मेरे हाथ पैर टूट गए हैं, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं अपनी जगह से उठा तो उसके बाद मुझे अपने सामने की तरफ उस कमरे का दरवाज़ा नज़र आया। किसी तरह मैं उस कमरे के दरवाजे के पास गया और अपना हाथ लगाते हुए उस कमरे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी पूरी ताकत उस कमरे के दरवाजे के सामने फेल हो गई, क्योंकि मैं उस कमरे के दरवाजे को खोल नहीं पाया और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उस दरवाजे को तोड़ दूं। मुझे कोई दूसरा ऑप्शन नज़र ही नहीं आया, तो फिर मैं वहीं पर पड़े उस बेड के नीचे जाकर छुप गया। अब तो मैंने सब कुछ अपने भगवान पर डाल दिया था और मैं मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगा। तभी एक दरवाज़ा एकदम से खुला और एक रोशनी मेरे मुंह से टकराने लगी। मैंने उस रोशनी को ध्यान से देखा तो मुझे महसूस हुआ कि यह तो एक जाली की रोशनी है। दरअसल उस कमरे के अंदर जाली बनी हुई थी और वो रोशनी उसी के अंदर से आ रही थी। थोड़ी देर तक तो मैं उस जाली को इसी तरह देखता रहा और उसके बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं इस जाली को तोड़ ही दूंगा। फिर मैं अपने कदमों को घसीटते हुए उस जाली के पास गया तो सबसे पहले मेरी नज़र उस छत के ऊपर से बनी हुई गहराइयों में पड़ी तो मेरा शरीर ही सुन्न पड़ गया। लेकिन मैं इतना तो जानता था कि चाहे मैं ऊपर से नीचे गिरूं या इसी जगह पर रहूं, आज मेरा तो मरना तय है। और उसके बाद मैं उस जाली को खोलकर कूदने लगा। जैसे मैंने अपना पहला कदम रखा तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने किसी दीवार पर अपना कदम रखा है, यानी ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई छत है और मेरे कदम ना चाहकर भी उस छत के ऊपर थम गए। मैं चाहकर भी नीचे नहीं जा पा रहा था और फिर मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर सच में एक छत बनी हुई थी और नीचे का रास्ता उससे आगे था, यानी कि मैं यहाँ भी छुप सकता था। और यही सोचकर मैं उस जाली के पीछे छुप गया। मुझे लगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ पाएगा, शायद इस चीज़ के बारे में कोई नहीं जानता। इतने में ही मेरे कान में पीछे से किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज़ आने लगी। इस आवाज़ को सुनते ही मैं एकदम से अपने पीछे मुड़ गया और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि ये आवाज़ तो मेरे बगल वाली दीवार से आ रही थी। दीवार के अंदर से इस तरह की आवाज़ का आना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। मैं एकटक उस दीवार को घूरने लगा, लेकिन साला मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं किस जगह पर आ गया हूँ। यहाँ तो दीवार भी सांस लेती है। तभी मेरे कान में आवाज़ आई, थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर तुम्हारा मौत का तांडव मचेगा। इतना सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं बार बार अपने आजू बाजू में देखता रहा, लेकिन वहाँ तो कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। और ये मेरे साथ हो क्या रहा था, मेरा दिमाग इन्हीं सब बातों में खोसा गया था। फिर एक बार मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा, कौन हो तुम, मेरे सामने आओ। तभी मेरे सामने से एक बार फिर आवाज़ आई, बिगाड़ा तो तुमने कुछ नहीं है, लेकिन तुमने उस जगह पर अपनी दुकान जमाई है जहाँ हर साल के इस दिन एक इंसान को मौत के घाट उतारा जाता है, और अब वो बारी तुम्हारी है। फिर मैंने एक बार उस आवाज़ के सामने से कहा, देखो मैं अपनी दुकान चलाता हूँ और अपना घर का खर्चा चलाता हूँ, तुम लोगों को इससे क्या तकलीफ़ है, और आखिर तुम लोग मुझे अपने झांसे में फंसा कर यहाँ पर क्यों लाए हो, मुझे पूरी बात बताओ। मैं ये सब बातें इस तरह बोल रहा था जैसे मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और मैं निर्दोष हूँ। हकीकत तो ये भी थी कि मैं बेमतलब जाल में फंस गया था और मैं एक मैकेनिक हूँ, तो मेरा पैसों के प्रति लालच बढ़ गया था और इसी लालच ने मुझे यहाँ पर लाकर पटक दिया। एक तरफ माथा खिसका हुआ था तो दूसरी तरफ इन आवाज़ों ने मुझे और भी ज़्यादा भयभीत कर रखा था। मैं बार बार यही जानने की कोशिश कर रहा था कि मुझे यहाँ पर क्यों और कौन लेकर आया है। फिर मैंने उस सामने वाली आवाज़ को कहा, देखो मैं तुम्हारे सामने अपने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मेरी जुबान और चल सके और मेरे शरीर का सारा खून सूख चुका है, कृपया करके मुझे यहाँ से जाने दो। सेफ इन्वेस्टर्स के लिए, बोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए जाने दो। दीवार से आती हुई आवाज़ ने कहा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई जिंदा नहीं बच सका। फिर मैंने उस आवाज़ से ऊंचे स्वर में कहा, मगर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, अगर यहाँ से नहीं निकलूँगा तो भी मेरे मौत का मुआवजा पक्का है। फिर मुझे पता चला कि अगर मुझे यहाँ से जिंदा निकलना है तो मुझे एक नर्स की सहायता लेनी होगी। वो नर्स मेरी जान लेना चाहती है, लेकिन मैं उसके सामने गिड़गिड़ाकर अपनी जान बचा सकता हूँ।
दरअसल उस दीवार वाली आवाज़ ने मुझे बताया कि उस नर्स के सामने अपने हाथ जोड़ने की वजह से वो पिघल जाती है और वो एक खूंखार डायन है, लेकिन उसका हृदय भी उसके बच्चों के प्रति काफ़ी पिघल जाता था। उसका इतिहास तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन मुझे इतना पता चल गया था कि उस महिला नर्स के सामने मैं हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख ज़रूर मांग सकता हूँ। अब वो मेरा समय बताएगा कि उस वक्त मैं अपनी जान बचाने के काबिल बचूंगा या फिर नहीं, क्योंकि वो लोग मुझे कभी भी मौत के घाट उतार सकते हैं। उस दीवार की आवाज़ के मुताबिक तो मुझे वापस से उसी खिड़की से होकर कमरे में जाना था और उसी बेड के ऊपर जाकर बैठ जाना था और उसके आते उसके सामने अपनी ज़िंदगी की भीख मांगनी थी। लेकिन इससे पहले ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, ये सोच सोच कर कि मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि यह सोचते ही मेरे डर से हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। खैर, अब जो भी था, मुझे अपनी जीवन लीला को बचाए रखने के लिए अनहोनी को होनी में बदलना था। मैंने एक लंबी सांस ली और उसके बाद भगवान से मन ही मन में प्रार्थना करने लगा कि कृपया करके भगवान मुझे आज का जीवन दान दें। उसके बाद मैं कभी भी इस तरह की झांसे में नहीं फंसूंगा। फिर उसके बाद क्या था, मैं फिर से उसी खिड़की के अंदर से उस कमरे में दाखिल हुआ और मेरे रोम रोम के अंदर मुझे डर का एहसास हो रहा था। किसी तरह डरते सहमते मैं उस बेड तक पहुंचा और उस बेड के ऊपर जाकर बैठ गया। अब मुझे इंतजार था तो उस नर्स के आने का, क्योंकि उसके आते ही सारा का सारा माजरा या तो सॉल्व होने वाला था या फिर ये सब कुछ और भी ज़्यादा भयानक होने वाला था। इतना तो मैं भी जानता था कि वो नर्स मेरी मौत का तांडव मचाने के लिए ज़रूर आने वाली है, इसलिए मैं पूरी तरीके से तैयार होकर बैठ गया। मेरी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी और दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। इसी बीच मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और इस आवाज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा भयभीत कर दिया था। मेरे रोंगटे अब तक खड़े हो गए थे और फिर जैसे वो दरवाज़ा खुला और उसके बाद दरवाजे के खुलते ही दरवाजे के भीतर एक नर्स दाखिल हुई और उस नर्स के वहाँ पहुँचते ही मैं डर से कपकपाती हुई आवाज़ में बोला, देखो, मैं अपने घर वालों की इकलौती संतान हूँ। अगर आपने मुझे मारने की कोशिश की तो पता नहीं मेरे घर वालों का क्या हाल होगा। इतना सुनते ही उस नर्स के हाथ एकदम से रुक गए और एक टक वो मुझे देखने लगी। अब तक तो मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और डर की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन यहाँ से जिंदा निकलने के लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद उस महिला नर्स ने जल्दी से मुझे उस बेड से उठने को कहा। मेरी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन किसी तरह मैं उठा। फिर मैंने उस महिला नर्स से कहा कि इस हॉस्पिटल के अंदर तो दीवारें भी बोलती हैं। तब उसने बताया कि हॉस्पिटल के अंदर दीवारें नहीं बोलती, बल्कि काफ़ी सारे लोगों को हॉस्पिटल की दीवारों के नीचे बहुत पहले दफनाया गया था। फिर उस महिला नर्स ने बताया कि उसने भी अपने बच्चों को इसी तरह खो दिया था और उसका गम आज भी उसे दर्द देता है, इसलिए वो दूसरों के दर्द का एहसास कर पाती है। मुझे नहीं पता अब क्या होने वाला था। फिर उसने मुझे अपने पीछे पीछे बुलाया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा और उसने मुझे एक दरवाज़ा खोलते हुए उसके अंदर भेज दिया। वो दरवाज़ा छिपा हुआ था, या फिर यूँ कहें कि उस दरवाजे तक पहुँच पाना किसी के लिए बस की बात नहीं थी। हालांकि वहाँ कुछ गिनी चुनी सीढ़ियाँ बनी हुई थी और उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे मैं उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हालांकि मेरा शरीर अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन पहले की बजाय अब मैं थोड़ा ठीक ठाक महसूस कर पा रहा था। लेकिन मैं अभी भी कमज़ोरी था, लेकिन मैं उसे सहन करके काफ़ी आसानी से आगे चल पा रहा था। कुछ देर के बाद ही मैं उस हॉल के बाहर पहुंचा, तो उस हॉल से बाहर पहुंचते ही मेरी नज़र सामने वाले चौकीदारों पर पड़ी। तो मैंने देखा कि वो चौकीदार भूत थे, जिनके गले में हड्डियों की माला पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन दोनों ने अभी अभी कोई नया मर्डर किया है, क्योंकि उन दोनों के हाथ खून से सन हुए थे और वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे। उनका जबड़ा फटा हुआ था। उस वक्त तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे क्या करूं। तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, डरो मत और चुपचाप आगे बढ़ते रहो, जब तक मत थमना, जब तक कि वो दोनों तुम्हें रोकने की कोशिश ना करें। और जैसे वो तुम्हें रोकने की कोशिश करें तो उनकी आंखों में कुछ फेंक देना और वो कुछ पल के लिए दंग रह जाएंगे और तुम्हें जाने देंगे। लेकिन मैं इतना तो जानता था कि भूत जैसी ताकत में इतनी शक्ति तो होती ही है कि उनकी आंखों में चाहे कुछ भी डाल दो, वो हमारा पीछा तो पक्का ही करेंगी। मैं सोनू सूद लाया हूं अपनी खुद की सोशल मीडिया ऐप एक्सप्लोजर, दुनिया की पहली मेड इन इंडिया सोशल ऐप दैट वुड ब्रिंग द होल वर्ल्ड टुगेदर। दुनिया की पहली ऐप
जहां अगर आप टाइम देते हो तो बदले में रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। दुनिया की पहली ऐप जहां आप जितने एक्टिव हो आपका लेवल देंगी। इसलिए मैं थोड़ा थम गया और सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी मुझे याद आया कि मेरी मम्मी ने मुझे एक भगवान हनुमान जी का एक लॉकेट दिया था जो मैंने अपनी जेब में डाल रखा था। मम्मी मुझे बार बार कहती थी कि इस लॉकेट को अपने गले में पहन कर रखा करो, तुम्हारे सामने कोई भी काली शक्ति नहीं टिक पाएगी। और अब वो समय था जब मुझे भगवान की परख करनी थी। उसके बाद मैं भगवान का नाम जपते हुए उस लॉकेट को अपने गले में डाल लिया। और जैसे मैं सामने की तरफ देखने लगा तो पता नहीं उन चौकीदारों को ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों दर्द से एकदम से तड़पने लगे और वहीं पर छटपटाने लगे। फिर जब मेरी नज़र मेरे लॉकेट पर पड़ी तो मैंने देखा कि अब उस लॉकेट के अंदर से एक तेज रोशनी चमक रही थी और उस रोशनी की वजह से वो सभी शैतान तड़प रहे थे। फिर कुछ देर के बाद ही वो सभी एकदम से घायल होकर नीचे गिर पड़े और उसके बाद मैंने आओ देखा न ताओ और तुरंत ही भागते वहाँ से निकल गया। इस बार मैं अपने तेज तेज सांसों के साथ गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि जिस जगह पर वो हॉस्पिटल बना हुआ था वहाँ पर चारों तरफ बहुत ही घनी झाड़ियाँ थी और उनके अंदर उस हॉस्पिटल को बनाया गया था, लेकिन उसके बाहर मेरी गाड़ी खड़ी थी। फिर मैं वहाँ से निकल गया और भगवान हनुमान जी के लॉकेट और उस नर्स ने मेरी जान बचाई। जिस नर्स को मैं अपना यमराज समझ बैठा था, आखिर में उसी ने मुझे इस भयानक हॉस्पिटल से बचाया। खैर दोस्तों, उस दिन मेरी जान तो बच गई, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि 21 दिसंबर की रात को वहाँ एक भूत के मौत का तांडव होता है। वहाँ कोई तो ऐसा होता है जिसको मारा जाता है। उस दिन भी शहर के एक आदमी की मौत हुई थी और वो उसी हॉस्पिटल के अंदर मिला था। दोस्तों, हर साल के 12 महीने में वहाँ पर किसी की मौत का इंतज़ाम तो कर ही दिया जाता है। अब इसका रहस्य क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन उस दिन के बाद मैं अपनी दुकान से रात में कभी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से उसी तरह की नौबत मेरे सर ना आन पड़ जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।